नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में लोकसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के तैयारियों के तहत क्या सत्ता पक्ष की तैयारियां हैं और क्या विपक्ष की तैयारियां हैं, इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे बनने जा रहे हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। लेकिन पहले इंडिया गठबंधन एनडीए की बात कर दें। देखिए, मोदी जी ने थोड़ा लेट शुरुआत की है। याद होगा कि जब बेंगलोर में इंडिया गठबंधन बन रहा था, उसका नाम आ रहा था, तब मोदी जी ने भी एक एनडीए की अशोका होटल में पार्टी रखी थी और फोटो खिंचा था जिसमें 20-22 पार्टियां तो चुनाव भी नहीं लड़ती थी। लेकिन अब आप देखिए, उस अशोक होटल की मीटिंग में बीजेपी नहीं था, टीडीपी नहीं था, अकाली दल नहीं था, राजभर नहीं थे, उसमें तमाम दल नहीं थे जो अब हो गए। तो इन्होंने लेट शुरुआत की है। और दूसरी बात राजीव जी, बड़ी ऑब्जेक्टिविटी के साथ मैं कह रहा हूं कि हम पत्रकार और विश्लेषक भी, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात आती है तो हम तमाम तरीके के विश्लेषण करते राजीव जी कि कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे, सीटों का तालमेल क्या होगा, कार्यकर्ताओं में सिनर्जी होगी कि नहीं होगी, तालमेल होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब बीजेपी किसी के साथ गठबंधन करती है तो किसी मीडिया में, ना इधर वाले में ना उधर वाले में, ये एनालिसिस नहीं होती है। मतलब बीजेपी ने गठबंधन कर दिया तो वो लॉक हो गया कि हाँ भाई उनको फायदा ही हो रहा है। तो हम लोग ये चर्चा नहीं करते कि बीजेडी और बीजेपी का अगर गठबंधन होगा तो उनके कार्यकर्ता आपस में कैसे काम करेंगे, तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में कैसे काम करेंगे, तालमेल होता है। तो टीडीपी के कार्यकर्ता राजीव जी वैचारिक रूप से बीजेपी के मुखालिफ है। नेता चला जाएगा बात अलग है, एजेंसियों के डर से, इस भी वजह से। लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता है, वो जमीनी कार्यकर्ता तो बीजेपी के खिलाफ राजनीति करके जीवित है वहां। तो वो कैसे जुड़ेगा एक साथ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक आप सिनर्जी लेवल की बातें दोनों तरफ होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि सिर्फ गठबंधन बना के हेडलाइन क्रिएट करना, हेडलाइन क्रिएट करके आप एक ही दिन चलती वो हेडलाइन। अब सुरेश पचौरी जी गए हैं, एक हेडलाइन है वो केवल। कल चर्चा उनकी ना आप करेंगे ना हम करेंगे ना ही मीडिया करेगा, बीजेपी का ही मीडिया नहीं करेगा पचौरी जी की चर्चा। वो तो एक ऐसा नेता है कि जैसे कभी कभी हम लोग किसी कार्यक्रम में जाते हैं और कोई गिफ्ट मिल जाता है, तो समझ में नहीं आता कई दिन तक कि इसको दीवार में टांगे कि मेज में रखें कि शोकेस में रखें, इस्तेमाल क्या करें उसका। तो बीजेपी पचौरी जी का जो सारी जिंदगी राज्यसभा से गए, उनका इस्तेमाल क्या करेगी। अब दूसरी बात देखिए, चुनाव हमेशा एक लाइन के मुद्दे पर चुनाव होता है। 2014 में एंटी इनकम्बेंसी थी, अन्ना आंदोलन था, मंत्री जेल जा रहे थे और एक नारा लेकर आए थे मोदी जी, अब की बार मोदी सरकार, और उसके तमाम सारे वेरिएंट्स थे, नहीं होगी महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, वगैरह वगैरह। अब 2019 में आपने कहा कि राष्ट्रवाद का मुद्दा भी नहीं था, वो तो पुलवामा के बाद बन गया, पुलवामा बालाकोट के बाद बन गया। और उसके पहले तक रफेल, भ्रष्टाचार, चौकीदार, चोर है, ये हावी था। जैसे अभी मोदी का परिवार हो गया, वैसे चौकीदार भी लग गए थे सबके ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया पे। मुद्दा हावी था वो, पुलवामा ने बदल दिया। कहने की बात है राजीव जी कि चुनाव हमेशा, चाहे वो वीपी सिंह का चुनाव हो, चाहे वो राजीव गांधी का चुनाव हो, या 2009 का 2014 का चुनाव, हमेशा एक लाइन के मुद्दों पर चुनाव तय होता है, जिसको हम लोग पॉपुलर भाषा में नैरेटिव कहते हैं। जी।
मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है राजीव जी कि मोदी साहब किस एक मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले 15 दिन में बहुत साफ कर दिया है कि उनके 3-4 बड़े मुद्दे हैं। वो सामाजिक न्याय का मुद्दा है उनके पास युवाओं का मुद्दा है। युवाओं का बहुत बिल्कुल स्पष्ट रोड मैप दे दिया राहुल गांधी ने जो 2-3 दिन पहले। उसके बाद किसानों का मामला है, एमएसपी का कानून है, जातिवाद जनगणना है। ये 3-4 बहुत स्पष्ट मुद्दे हैं। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि मोदी साहब किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या राम मंदिर की उपलब्धि पर, या सरकार की कौन सी उपलब्धि है जिस पे चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। आमतौर पर, जिसको मैं पहले भी कह चुका हूं, कि उनका जो मीडिया है, बीजेपी का जो मीडिया है, बीजेपी का मीडिया भी मोदी साहब की इमेज एक चिड़चिड़े बुजुर्ग आदमी की बना रहा है कि वो जहां भी जा रहे हैं वो सिर्फ विपक्ष की बुराई कर रहे हैं। आज उन्होंने, कल बंगाल में उन्होंने वामपंथी पार्टियों की बुराई कर दी कि वामपंथी पार्टियों ने बंगाल को कुछ नहीं दिया। वामपंथी पार्टियां सरकार में जब थी, आज की युवा पीढ़ी को तो याद भी नहीं होगा जी। वहां दशक से ऊपर ममता बनर्जी की सरकार है 15 साल से। वामपंथी को तो गए हुए जमाना हो गया। तो ये कहां से वो लेके आ रहे हैं मोदी साहब। उनको क्लैरिटी नहीं है कि वो चुनाव किस पे लड़ने जा रहे हैं। तो 400 सीट का मामला, अभी आप दक्षिण भारत की बात कर रहे थे, 125 सीटें 130 सीटें दक्षिण भारत की है जहां आप है नहीं। तो 400 सीट का रियलिस्टिक बात नहीं है। तो बड़ी जो मेन जो बात है राजीव जी, वो ये है कि मोदी साहब को अभी भी क्लैरिटी नहीं है शायद, या उनकी टीम को क्लैरिटी नहीं है कि उनको चुनाव में क्या करना चाहिए। क्या 10 साल की क्या उपलब्धियां हैं। मैं गिना सकता हूं कि किस तरीके से कॉर्पोरेट को उन्होंने फायदे पहुंचाए हैं। मैं गिना सकता हूं कि किस तरीके से मिडिल क्लास की सब्सिडी, शहरी मिडिल क्लास की सब्सिडी को उन्होंने खत्म किया है, जो उसको 2014 से पहले मिलती थी। इनकम टैक्स में 118% की बढ़ोतरी हुई है और कॉर्पोरेट टैक्स घट रहा है। तो जाहिर सी बात है कि किसको फायदा मिल रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स की किटी घट रही है और इनकम टैक्स बढ़ रहा है। तो मिडिल क्लास जो है वो टैक्स किटी में दे रहा है और जो कॉर्पोरेट है वो नहीं दे रहे हैं। उसके तमाम सिलसिलावार डेटा में। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।